Hello, dear students. Welcome to all of you on my YouTube channel, Biology X Concept. I hope all of you are doing very well in your studies as well in your life. So, I am your educator Rohini and this is part 2 of biological classification. I hope कि आप सभी ने part 1 जो है biological classification का वो देख लिया होगा, जिसमें हमने cover किया है Monera, Kingdom Monera, Protista and Kingdom Fungi. एंड फर्दर ये पार्ट 2 है जिसमें हमने डिस्कस करना है आज वायरस एंड सब वायरल पार्टिकल्स लाइक वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स एंड देन वन मोर अनदर टॉपिक दैट इज लाइकन. सो let's start our topic without any further delay. So first we have start from the historical background of virus. That origin of the term virus comes from the Latin word which means venom or poison. ये टर्म दी थी हमें लुईस पास्चर ने, जिसका मतलब है वेनम और पॉइजन. अब अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहां पर इतना नहीं दिया गया है, तो मैंने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐड किया है जैसे कि नेक्स्ट है. सो फर्स्ट वी हैव स्टार्ट फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ वायरस. दैट ओरिजिन ऑफ द टर्म वायरस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स वेनम और पॉइजन. ये टर्म दी थी हमें लुईस पास्चर ने, जिसका मतलब है वेनम और पॉइजन. अब अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहां पर इतना नहीं दिया गया है, तो मैंने कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐड किया है जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास एवन वॉस्की, जिन्होंने डिस्कवर किया था वायरस को 1892 में. टोबैको प्लांट पर इन्होंने स्टडी की थी. इन्होंने देखा कि जो टोबैको प्लांट है उसमें डिजीज कॉज हो रहा है और जो डिजीज का कॉजल एजेंट है वो या तो बैक्टीरिया से काफी ज्यादा छोटा है. ओके, जैसे कि बैक्टीरिया से छोटा हमने बैक्टीरियल कैटेगरी में क्या देखा है कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज माइकोप्लाज्मा. ठीक है, या तो वो माइकोप्लाज्मा हो सकता है या वो वायरस या वायरस पार्टिकल कोई हो सकता है. तो ये इन्होंने आइडेंटिफाई किया था थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर दैट इज प्रोक्लियन फिल्टर, और ये कॉज कर रहा था डिजीज टोबैको प्लांट में. दैट डिजीज इज नोन एज टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज्ड बाय टीएमवी. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दैट इज बेजनिक. इन्होंने डिस्कवर की थी वायरस की 1898 में. इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया एक हेल्दी लिविंग प्लांट ऑफ टोबैको एंड अनहेल्दी प्लांट ऑफ टोबैको. अनहेल्दी प्लांट में जो वायरस यानी वो डिजीज से अफेक्टेड था, तो अनहेल्दी प्लांट से इन्होंने फ्लूइड कलेक्ट किया, प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड कलेक्ट किया, और वो फ्लूइड है इन्होंने इंजेक्ट कर दिया हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट कर दिया अनहेल्दी प्लांट से फ्लूइड को कलेक्ट करके. और इन्होंने देखा कि जो अनहेल्दी प्लांट से फ्लूइड कलेक्ट करके हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट किया गया है उसने डिजीज कॉज कर दिया है, दैट सेम डिजीज दैट इज प्रेजेंट इन द डिजीज्ड प्लांट. सो इन्होंने इस फ्लूइड को नाम दिया है कंटेजियम विविम फ्लूइडम. इस टर्म का मतलब है कंटेजियम विविम फ्लूइडम, दैट कि ये जो फ्लूइड है ये इन्फेक्शियस फ्लूइड है जिसमें कि वायरल पार्टिकल प्रेजेंट है, और ये वायरल पार्टिकल जो है वो फिल्टर्स के थ्रू क्या है फिल्टर हो सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है डब्ल्यू एम स्टेनले इन 1935. ये पहले साइंटिस्ट, ये अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे. ये पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं थे जिन्होंने ये बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और इवन की क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी जो वायरस की प्रॉपर्टी है वो इंटेक्ट रहती है, यानी कि वो सेम वैसी ही रहेगी. वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी जो है डिजीज को कॉज कर सकता है, स्टेबल रह सकता है फॉर इयर्स तक. क्रिस्टल कंपोजिशन जो है वो किसकी होगी, क्रिस्टल जो है वो प्रोटीन्स के बने होंगे, क्योंकि जिसमें कैप्सिड है टीएमवी का भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पर देखेंगे जो आउटर कवरिंग है टीएमवी की वो क्या है प्रोटीन से बनी है, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कैप्सोमियर्स की, और वो बनाती है आउटर स्ट्रक्चर दैट इज कैप्सिड. तो स्टैनले ने ये भी बताया था कि स्टैनले डिस्कवरी से ये प्रूफ होता है कि वायरस नॉन लिविंग सेल्स है, लेकिन ये ऐसी केमिकल एंटिटीज हैं जो क्रिस्टल्स के तौर पर क्या है एज ए इनएनिमेट सब्सटेंसेस के रूप में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहती है, लेकिन जैसे ही इन्हें होस्ट मिलता है ये होस्ट की मशीनरी पर क्या कर लेती है, एक्टिवेट हो जाती है. नेक्स्ट वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. देखिए ये वायरस का स्ट्रक्चर है जनरल स्ट्रक्चर. अभी हम टीएमवी स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है. जनरल स्ट्रक्चर इसलिए लाया गया है ताकि आप ये समझ सके कि एक्चुअल में जो कंपोजिशन ऑफ वायरस है वो है क्या. कैप्सिड, ये जो आउटर प्रोटीन कोट है लेयर नंबर 1, दिस इज कैप्सिड. ये बना होता है हमारे पास प्रोटीन का. ओके, एंड ये है हमारे पास द न्यूक्लिक एसिड. यहाँ पर या तो हमारे पास आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा. याद रखना है आरएनए और डीएनए में से कोई एक ही वन टाइम में प्रेजेंट हो सकता है. कुछ जो अगर हम वायरसेस की बात करें तो कुछ वायरसेस के एनवेल्प में लिपिड मेम्ब्रेन भी हो सकती है कैप्सिड के तौर पर. ओके, और कुछ में प्रोटीन कोड प्रेजेंट हो सकता है. जैसे कि अगर हम एनिमल्स के केस में बात करें तो जो वायरसेस हैं उनमें लिपिड मेम्ब्रेन बेस प्रेजेंट होती है. मैट्रिक्स, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कि सरफेस प्रोजेक्शंस हैं जो होस्ट के सरफेस से रिसेप्टर सरफेस से अटैच होंगी, वो है ये
स्पाइक प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट है मैट्रिक प्रोटीन्स। कुछ जो वायरसेस में प्रोटीन्स की लेयर है वो कैप्सिड एनवेल्प के बीच में भी प्रेजेंट होती है। इस कैप्सिड एनवेल्प के बीच में इधर देखिए ये, तो ये हमें हेल्प करती है, सॉरी हमें नहीं, ये वायरसेस को हेल्प करती हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट का प्रोवाइड करवाने में ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी और द रिसेप्टर्स ऑफ होस्ट। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि जो वायरस एज लिविंग भी बिहेव करता है, एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, एंड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ये बिहेव करता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि वायरस एज अ लिविंग बीइंग किस तरह से जो है वो बिहेव कर रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट हमारे पास आता है कि मेड ऑफ बायोमोलिक्यूल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ओके, लाइक प्रोटीन्स। इसमें हमारे पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट आइदर इट्स डीएनए और आरएनए। होस्ट स्पेसिफिक यानी कि होस्ट में एंट्री लेकर ही क्या है अपने जो जेनेटिक मटेरियल को है वो मल्टीप्लाई कर सकता है, अदरवाइज ये एज अ नॉन लिविंग ही आउटसाइड, होस्ट के आउटसाइड में जहां भी प्रेजेंट है एनवायरमेंट में, ये इनएनिमेट मैटर यानी कि एज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही जो है खुद को शो करता है। टेक ओवर होस्ट की मशीनरी पे ये कंप्लीटली क्या कर लेता है, कोलैप्स कर लेता है, वहां पर अपने मेटाबॉलिक प्लस अपने जो जेनेटिक मटेरियल को वहां पर मल्टीप्लाई करता है। अब एज अ लिविंग बीइंग इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किल्ड बाय यूवी रेडिएशंस। देखिए यूवी रेडिएशन से तो क्या है, उन्हीं सब्सटेंसेस को किल किया जा सकता है जो लिविंग प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। अगर ये नॉन लिविंग ही होता तो, अगर ये एग्जैक्ट नॉन लिविंग होता तो हम ये कभी नहीं कहते कि किल्ड बाय यूवी रेडिएशन से ये किल हो जाता है, लेकिन ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसीलिए यूवी रेडिएशन से ये इसे रिमूव किया जा सकता है, इसके पैथोजेनिक इफेक्ट को भी, और है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये सभी इसके लिविंग बीइंग होने के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि वायरस जो है वो कैसे शो करता है कि ये एक नॉन लिविंग पार्टिकल भी है। देखिए इसके स्ट्रक्चर में कोई भी प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। प्रोटोप्लाज्म दैट इज अ लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म इसमें एब्सेंट है, ओके। और ये इंडिपेंडेंटली ये नहीं रह सकता, इसे होस्ट की मशीनरी ही चाहिए। इंडिपेंडेंटली डू नॉट लिव, नहीं रह सकता ये इंडिपेंडेंटली। एंड इसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, एंड क्रिस्टलाइज हम किससे कर सकते हैं, नॉन लिविंग, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, दे आर नॉट द लिविंग थिंग्स, ओके। और ये होस्ट के बिना भी सरवाइव नहीं कर सकता, होस्ट बहुत जरूरी है इसको एज अ लिविंग थिंग शो करने के लिए, लिविंग एंटिटी शो करने के लिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर ली, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी को ये पता होनी चाहिए कि जो वायरस है क्या प्रॉपर्टी शो करता है एज अ लिविंग बीइंग, एंड क्या प्रॉपर्टी शो करता है एज अ नॉन लिविंग थिंग। हम शिफ्ट करते हैं शेप एंड वेरिएशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं टीएमवी के बारे में। ये है जो आपकी एनसीईआरटी में तीन दिया गया है, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कंप्लीट वायरस का सेक्शन है वो इसी पर बेस्ड है। देखिए अभी हमने बात की थी कैप्सिड की, तो ये है कैप्सिड, दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स। ये कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर्स जो है कैप्सिड की सब यूनिट है, बहुत सारे कैप्सोमियर्स मिलकर कैप्सिड बनाते हैं। कैप्सिड क्या है, द आउटर कोट ऑफ द प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। देखिए ये है रेड कलर का जो इधर डिनोट किया गया है, दैट इज ये है जेनेटिक मटेरियल आरएनए। बहुत सारे पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड से ये मिलके बना है। इसके अगर हम मेजरमेंट्स की ये हम दी गई है हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट भी है बात करें तो लेंथ है 300 नैनोमीटर, एंड जो ये ब्रेड्थ है यहाँ से है 18। ये साइज है एक्चुअल में इसका, इस तरह से लिखते हैं 300 इंटू 18 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर इंटू 18 नैनोमीटर, ओके। ये एक्चुअल में इसका साइज हमें दिया गया है। अगर हम बात करें कि ये जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स हैं, ये कैप्सोमियर जो कैप्सिड यानी कि प्रोटीन कोट बनाते हैं, इनका नंबर है 2130, एंड द नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो कैप्सोमियर्स हैं ये वायरस का, एक हम स्लाइड ऐड कर लेते हैं, जो कैप्सोमियर्स हैं ये वायरस का एक्चुअल में डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कैप्सोमियर्स डायग्नोस्टिक फीचर। देखिए डायग्नोस्टिक फीचर का मतलब है कि मान लीजिए कोई जो इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड है किसी वायरल डिजीज से, ओके, वायरल डिजीज से। तो जब हम टेस्ट करते हैं या लेबोरेटरी में जब टेस्ट किया जाते हैं तो एक्चुअल में जो ये कैप्सोमियर्स हैं ये क्या है, डायग्नोज हो जाती है
ब्लड स्ट्रीम में। ओके, और इसीलिए इन्हें कह रहे हैं हम डायग्नोस्टिक फीचर, यानी डायग्नोज करने के लिए अगर इनका जो है ट्रीटमेंट करना है तो फर्स्ट इन्हें हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से वायरस से अफेक्टेड है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह है डायग्नोस्टिक फीचर, जिनसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि कौन सा वायरस जो है वो एंटर हो चुका है इंडिविजुअल में। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, वायरस में जो एक्चुअल ये अभी हम बात कर रहे हैं, देखिए हम बॉटनी के सेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि वायरस एंटर कैसे करते हैं प्लांट सेल में। ये वाउंड्स के थ्रू एंटर कर सकते हैं। वाउंड्स समझते हैं हम, दरार जिसे या चोट जिसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारी ह्यूमंस की बॉडी में चोट लग जाती है तो वहां से क्या रहता है कि कोई बैक्टीरिया ना इन्वेड कर जाए, कोई डिजीज ना इन्वेड कर जाए, तो हम क्या है उसे कवर करके रखते हैं, वहां पर हम मेडिसिन लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं। इसी तरह प्लांट में अगर वाउंड क्रिएट हो जाए तो वहां से क्या है डिजीज एंटर हो जाता है, वायरस एंटर हो जाता है इनसाइड द सेल, और ये वहां पर जाकर प्लांट सेल की जो मशीनरी है, जेनेटिक मटेरियल है, सेल में अपना क्या है पूरा रॉब जमाकर उसकी जेनेटिक मशीनरी को पूरी तरह कोलैप्स करके अपना वहां पे मल्टीप्लिकेशन शो करता है, और उसके बाद जो है डिजीज वो नजर आता है प्लांट। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ हमारे पास टीएमवी, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका आपको ये साइज पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो कैप्सोमियर्स हैं ये प्रोटीन से बने हैं, एंड कैप्सोमियर सब यूनिट है जिसे हम स्ट्रक्चर, जब इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कंप्लीटली हम इसे कहते हैं कैप्सिड, एंड कैप्सिड क्या है कैप्सोमियर से ही मिलके बना हुआ होता है। अब हम देख लेते हैं शेप्स एंड वेरिएशन। ये हमने पढ़ा फर्स्ट, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, तो ये तो हमने एक वायरस पढ़ लिया, लेकिन इसी तरह के हमारे पास और वायरस भी है, और वो डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। जैसे ये हमने स्टडी किया आइकोसाहेड्रल वायरस, एग्जाम्पल है इसका इडीनो वायरस। ये देखिए कैप्सिड सब यूनिट, अब आपको पता है कैप्सिड सब यूनिट मीन्स ये कैप्सोमियर्स हैं जो कैप्सिड बनाते हैं। ओके, प्रोटीन कोड से ये कैप्सिड बना है। ये फाइबर प्रोजेक्शन क्या है, ये है स्पाइक्स जो हेल्प करेगी होस्ट के रिसेप्टर सेल में से अटैचमेंट प्रोवाइड करवाने में। एडिनो वायरस के जो कैप्सिड में है वो 20 ट्रायंगल फेसेस हैं एंड 12 वर्टिसेस है प्लस 30 एजेस हैं। ओके, ये डाटा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में। जनरली ये स्फेरिकल इन शेप का होता है, इस तरह का। कॉम्प्लेक्स, ये देखिए ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, ये भी हमें इलेबोरेटिवली अभी डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर हेलिकल है वायरस तो इसकी शेप है रॉड शेप्ड, अगर आइकोसाहेड्रल है तो ये स्फेरिकल शेप का है, और कॉम्प्लेक्स में हमने देख लिया बैक्टीरियोफेज हेड एंड टेल स्ट्रक्चर, जिसे हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। जेनेटिक मटेरियल इनका है रॉड शेप का, यानी टीएमवी का, दैट इज आरएनए। आइकोसाहेड्रल मींस एडिनो वायरस जो या पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसमें डीएनए और आरएनए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा। एंड सेम इसमें भी बैक्टीरियोफेज में भी डीएनए आरएनए में से कोई एक होगा। फंक्शन देखिए, इन्फेक्शन कॉज करते हैं होस्ट में, होस्ट की मशीनरी को यूज करके वहां पर ये पूरी तरह से क्या है अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एंड होस्ट मशीनरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके आगे फेजेस यानी अपनी ही कॉलोनीज को फर्दर ग्रो करते हैं। टीएमवी से होने वाले या वायरसेस से होने वाले कुछ डिजीजेस हैं जो कि हम प्लांट्स में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारे पास वेरियस डिजीज है, जैसे कि लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, लीफ येलोइंग, वेन क्लियरिंग, स्टंट ग्रोथ। देखिए ये मैंने डायग्राम इसलिए ऐड कर किए हैं कि आप इन्हें इजीली समझ सके। लीफ रोलिंग में देखिए क्या है, लीफ जो है रोल कर रही है इनसाइड, इस तरह से इनसाइड रोलिंग कर रही है। कर्लिंग में देखिए कर्लिंग सिकुड़ सी गई है, इस तरह से हल्की हल्की श्रिंक नजर आ रही है, कॉर्नर के पास से कर्ल हो रही है इस तरह से। येलोइंग में देखिए क्लियरली सीन है कि ये येलो कलर की हो रही है। ओके, एंड वेन क्लियरिंग में देखिए जो वेन्स हैं, ये वाला जो सेक्शन है जिन्हें वेन्स वेनलेट्स कहते हैं, ये बिल्कुल कैसा पेल कलर का होना स्टार्ट हो गया है, येलो कलर का होना स्टार्ट हो गया है, एंड फर्दर जो ये वाला रीजन है ये ग्रीन ही है अभी। स्टंट ग्रोथ का मतलब है कि जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो ग्रोथ जो है उसकी इनहिबिट हो गई है, रुक गई है, जबकि ये क्या है ग्रोथ हाईएस्ट अपनी ग्रोथ अटेन कर सकता था, लेकिन वायरस इन्फेक्शन की वजह से ये ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गई है। डॉर्फिज्म भी है इसमें, डॉर्फिज्म और स्टंट ग्रोथ में यही डिफरेंस है कि स्टंट ग्रोथ में जो प्लांट है वो एक हाईएस्ट हाइट अपनी अटेन कर सकता था, लेकिन जो इन्फेक्शन की वजह से जो वायरस ने उसे इम्पैक्ट किया है उसकी वजह से वो ग्रोथ को अटेन नहीं कर पाया। डॉर्फिज्म है कि पौधा छोटा ही रह गया। ओके,
ये कुछ समरी है हमारे पास टीएमवी के बारे में कि जो टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल है वो है हमारे पास आरएनए एंड कैप्सोमियर्स है इसमें 2130 या इंपॉर्टेंट है ये डाटा, ठीक है, तो आपने लर्न करना है प्लस नोट डाउन भी करना है साथ साथ रिवीजन के लिए। हर एक जो कैप्सोमियर है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बनी है, यानी एक कैप्सोमियर में 158 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। साइज ऑफ टीएमवी ये मैंने आपको अभी भी बताया था, दैट इज 300 नैनोमीटर इंटू 300 नैनोमीटर इंटू 80 नैनोमीटर है। ये टीएमवी जो है प्लांट्स में कैसे एंटर करता है, थ्रू वाउंड्स के थ्रू एंटर करेगा। करेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं जैसे कि डिजीज कॉजिंग वो है लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, येलोइंग ऑफ लीफ एंड वेनलेट बिकम पेल इन कलर प्लस स्टंट ग्रोथ एंड ड्वार्फिज्म इन द प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरियोफेज। देखिए बैक्टीरियोफेज क्या है, ये एक ऐसा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को एंड फाइनली ये बैक्टीरिया को किल भी कर देता है, ठीक है। इस तरह का ये जो है वायरस है बैक्टीरियोफेज। इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर सिमिलर उसी तरह से क्या है, ये प्रोटीन कोड का बना होगा, दैट इज कैप्सिड प्रोटीन कोड दैट प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड में। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है दैट इज डीएनए, ये क्या है, कैरी करता है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इनटू द बैक्टीरिया के अंदर। फिर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है कॉलर, ये कनेक्ट करता है हेड को एंड टेल शीथ को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, हेड को और टेल शीथ को। फिर आती है हमारे पास ये स्प्रिंग जैसी कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ। देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ हेल्प करती है जब ये बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच होगा तो ये हेल्प करेगी डीएनए को रिलीज करने में इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज बेस प्लेट। बेस प्लेट एक एंकरिंग का काम करती है, सपोर्टिंग का काम करती है, जो फेज है उसे अटैच करवाने पे ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फर्दर दैट इज टेल सरफेस। टेल सरफेस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में एंड अटैच होने में स्पेसिफिक जो होस्ट रिसेप्टर सेल्स हैं उन पर। फिर आते हैं हमारे पास टेल स्पिन, टेल पिंस। देखिए पिंस मतलब ये भी एंकरिंग में ही हेल्प करेंगे, यानी फिक्सिंग फेज पे जो बैक्टीरिया है उस पर अटैच होने में। यहाँ पर फिर से इसके फंक्शन दिए गए हैं क्लैरिटी से, दैट कैप्सिड प्रोटेक्ट करती है जेनेटिक कोड को, सॉरी जेनेटिक मटेरियल को, कि इसमें कोई फिजिकल और केमिकल चेंज ना हो, ये डैमेज ना हो। जेनेटिक मटेरियल होता है इसका डीएनए, ठीक है, और इसी से ये न्यू फेजेस यानी नए जो बैक्टीरियोफेजेस हैं इनको डेवलप करती है इनसाइड द होस्ट मशीनरी। कॉलर हेल्प करता है हेड एंड टेल शीथ को कनेक्ट करने में। कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ हेल्प करती है, एक स्प्रिंग का काम करती है एंड जो बैक्टीरिया की सेल लेयर्स के अंदर इन्वेट करने में हेल्प करती है जेनेटिक मटेरियल को। टेल ट्यूब ये एक चैनल बनाता है इस तरह का, इस तरह का ये एक चैनल बनाएगा जहां जब जो है बैक्टीरियोफेज रिलीज करेगा जेनेटिक मटेरियल को तो ये बैक्टीरिया सेल के अंदर इस तरह से जेनेटिक मटेरियल को इन्वेट करने में हेल्प करवाएगा। फॉर द बेस प्लेट टेल फाइबर टेल पिंस सेम है जो अभी हम फर्दर स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो बैक्टीरियोफेज है वो जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करता है इनसाइड द बैक्टीरिया। तो ये स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं स्टडी। ये बैक्टीरियोफेज के पार्ट्स के स्ट्रक्चर है, क्या क्या है इसके पास, कैप्सिड, जेनेटिक मटेरियल, कॉन्ट्रेक्टाइल शीथ, टेल ट्यूब, बेस प्लेट, टेल फाइबर, टेल पिंस। ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सभी का ही रोल है बैक्टीरिया के अंदर जो है बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एंटर करवाने में। ये सेल सरफेस पर क्या है, एंटर कर चुका है। फर्स्ट में अटैचमेंट, टेल फाइबर रिकॉग्नाइज्ड एंड अटैच टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द बैक्टीरियल सेल। स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर जो ये टेल फाइबर्स अटैच होंगे। फिर टेल फाइबर अटैच होने के बाद एंकरिंग यानी एक पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन पे फिल्मली जो है टेल्स और बेस प्लेट जो है अटैच होगी अटैचमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्यूरेटली इन्वेड हो बैक्टीरिया के अंदर। फिर पेनिट्रेशन के दौरान क्या होगा, जो कंट्रेक्टाइल शीथ है, जो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था, ये जिसके थ्रू जो है जेनेटिक मटेरियल, इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो है जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द बैक्टीरियल सेल पेनिट्रेट करेगा इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये इन्वेड होगा। फिर है इंजेक्शन ऑफ डीएनए, यानी कि अब जो फेज का यानी बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो इन सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी पेनिट्रेट होकर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में इन्वेड हो चुका है एंड फर्दर एट लास्ट डीएनए इज रिलीज्ड इनसाइड द बैक्टीरियम एंड एट लास्ट इट टेक्स ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ इट्स ओन प्रोजेनी।
तो ये है बैक्टीरियोफेज। एंड बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, इंजेक्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल होस्ट के अंदर, एंड बैक्टीरिया की मशीनरी में ही ये मल्टीप्लाई करेंगे। इवेंचुअली ये लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल कॉज करते हैं। लाइसिस मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ द बैक्टीरियल सेल, एंड रिलीजेस ऑफ न्यू फेजेस मतलब वहां पर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज ये प्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, दैट इज ऑल अबाउट बैक्टीरियोफेज। आई होप कि आपको स्टेजेस क्लियर होगी, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर क्लियर होगा, इसका फंक्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें हमारे पास साइकिल्स भी आते हैं, दैट इज लिक्टिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो अगर आपको ये एनसीईआरटी में ये नहीं दिए गए हैं फर्दर इसके जो साइकिल्स हैं, तो अगर आपको ये स्टडी करने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसमें इसके इन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जो है वो प्रिपेयर कर दूंगी, आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए बैक्टीरियोफेजेस के भी फर्दर हम अगर टाइप्स देखें तो वो वायरस जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अगर हिट करें, इन्फेक्ट करें, तो उन्हें डिफरेंट टर्म दे दी गई है। जैसे साइनोफेजेस वो वायरसेस जो साइनोबैक्टीरिया को इम्पैक्ट करते हैं या इन्फेक्ट करते हैं। माइकोफेजेस वो वायरसेस जो फंजाई को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे, इनमें डिजीज कॉज करेंगे। बैक्टीरियोफेज वी हैव स्टडीड नाउ दैट वो वायरस जो बैक्टीरिया को इम्पेक्ट करते हों, इनके बारे में डिटेलिंग प्रोवाइड करवाई गई है कि जो इसका होस्ट है वायरस ऑफ साइनोबैक्टीरिया का जो वायरस है, अगर वो साइनोबैक्टीरिया को इम्पैक्ट कर रहा है तो होस्ट क्या हुआ, होस्ट हुआ साइनोबैक्टीरिया। अगर वायरस फंजाई को इम्पैक्ट कर रहा है, फंजाई के सेल्स में अपना जेनेटिक मटेरियल इन्वेड कर रहा है, देन द होस्ट इज फंजाई। देखिए होस्ट मतलब अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एज एन इंडिविजुअल आप ये समझ सकते हैं कि कोई वायरस, जैसे कोविड का वायरस था, अब वो किसके लिए ज्यादा इंपैक्टफुल है, रेस्पिरेटरी क्रॉनिक डिजीज ह्यूमंस में वो कॉज कर रहा था, तो कोविड वायरस के लिए ह्यूमंस जो है वो होस्ट हैं। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल है साइनोफेजेस का, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। माइकोफेजेस का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में। इसी तरह जो बैक्टीरियोफेजेस का है वो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, बैक्टीरियोफेज के एग्जांपल्स हैं T2, T4, लैम्डा फेज, M13, ये सारे बैक्टीरियोफेज वायरस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये कंपेयर किया गया है जेनेटिक मटेरियल प्लस इनके एग्जांपल्स प्लस इंपॉर्टेंस जो भी अपने पिछले चार्ट में भी देखे। ये है हमारे पास जो टाइप्स है जेनेटिक मटेरियल के। देखिए अभी तक हमने बात की सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बारे में, लेकिन कुछ और भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल के टाइप है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी, प्लस इनके एग्जांपल्स भी हैं। एटलीस्ट आप 2 to 3 एग्जांपल्स नोट डाउन करके भी इन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में जो हम अभी स्टडी कर चुके हैं, दैट इज टोबैको मोज़ेक वायरस। कुछ और वायरसेस जिनके बारे में आपने सुना होगा, दैट इज हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस, रेबीज वायरस जो डॉग से आगे फर्दर जो है सर्कुलेट होता है, मम्प्स वायरस, HIV रेट्रोवायरस जो कि एड्स कॉज करता है ह्यूमंस में। ये सभी कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और भी इसके एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं, आप इन सभी को स्टडी करें। डबल स्ट्रैंडेड वायरस इसमें देखिए राइस डॉफ वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस। नेक्स्ट है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में है हमारे पास S13 कॉलियोफेज, M13 कॉलियोफेज, अभी हमने ये स्टडी भी की इनके एग्जांपल्स। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमारे पास एग्जांपल्स आता है T2 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज, ओके, हेपेटाइटिस बी वायरस, एडिनो वायरस, herpes वायरस, चिकन पॉक्स and smallpox like viruses. These all are containing the genetic material and they all are host specific. ऐसा नहीं है कि कोई भी वायरस किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा, नो, ये भी होस्ट स्पेसिफिक है और ये होस्ट सेल पर भी जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन पर अटैच करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वायरस आर ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स दैट कि जो वायरस है अगर वो लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आते हैं, लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आ जाते हैं वायरस, तो वो एक्ट करेंगे एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड इफ दे आर, अगर वो एनवायरमेंट में कहीं भी क्या है, कहीं भी एज एन इनएनिमेट मैटर पड़े हैं जो वायरस हैं, तो वो एक्ट करेंगे नॉन लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करेंगे। इट मीन्स वायरसेस कैन नॉट लीव, ग्रो, रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। ये ना तो अपनी, अगर ये होस्ट के कांटेक्ट में ना है तो ना तो ये जिंदा रह सकते हैं, ना ये ग्रो कर सकते हैं, ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इन्फेक्ट करते हैं यानी अटैच करते हैं लिविंग सेल से और होस्ट की मशीनरी को, उस लिविंग सेल को पूरी तरह से कैप्चर करके अपने जो है नए वायरल पार्टिकल वहां पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। Depend on the host cell, replication inside the host cell, inert outside the host. Inert means कि inactive है ये,
यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म में है। जैसे हम कह रहे थे कि ये प्रोटीन की फॉर्म में है, ओके, जो स्टेनले ने हमें बताया था कि ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहते हैं, जहां पर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी जो है वो लिविंग बीइंग वाली प्रॉपर्टी को छुपा के रखते हैं, लेकिन जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंटेक्ट में आएंगे वहां पर ये पूरी तरह से इन्वेट कर जाते हैं सेल के अंदर। एज अ रिजल्ट ही इन्हें ऑब्लिगेटरी पैरासाइट कहा जाता है, क्योंकि ये बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज हमारे पास कहीं ना कहीं शो करते हैं। आउटसाइड द होस्ट देखिए ये किस तरह से है, इनर्ट क्रिस्टलाइन पार्टिकल की फॉर्म में है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनके पास कोई नहीं है, बिल्कुल इनएक्टिव है ये कोई रिप्रोडक्शन शो नहीं कर सकते, ग्रोथ शो नहीं करते, किसी भी एनवायरमेंट स्टिमुलस के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकते, और इन्हें होस्ट चाहिए एक्टिव होने के लिए। और जब ये इनसाइड द होस्ट है यानी लिविंग स्टेट में है तो ये एक्टिव है, होस्ट की मशीनरी पे कंप्लीट टेक ओवर कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी प्रोजेनी को, न्यू विरियॉन्स यानी नए वायरस पार्टिकल को बनाते हैं, उनका नंबर इंक्रीज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं लिविंग सेल में। ये एक पाथ बनाया गया है कि जो इनर्ट वायरस पार्टिकल है वो एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल की मशीनरी को कंप्लीटली अपटेक कर लेता है एंड फिर रेप्लिकेट करता है अपने जेनेटिक मटेरियल को, नए वायरस पार्टिकल को रिलीज करता है फर्दर सेल्स में इन्वेड करने के लिए, एंड पूरी तरह से जो है वहां जो सेल्स को लाइसिस कॉज करता है। लेकिन अगर हम इस पॉइंटर की बात करें तो ये है कि आउटसाइड द होस्ट इनर्ट है यानी इनएक्टिव है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, स्टेटमेंट का आंसर है जो आपसे यहाँ पूछी गई थी कि क्यों ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। इसलिए है क्योंकि ये जो है किसी भी लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकते जब ये आउटसाइड द होस्ट सेल है, लेकिन ये मल्टीप्लाई रिप्रोड्यूस अपनी प्रोजेनी को आगे नंबर ऑफ प्रोजेनी को इंक्रीज करना, इन्फेक्शन कॉज करना, ये सब तभी कर पाएंगे जब ये होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू that why the viruses are known as the obligate intracellular parasites. Next है why viruses are the connecting link between animal and plant। देखिए वायरस को इसलिए कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं प्रोजेस कर रही हैं। हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर देखा था वायरस का इस तरह से, तो वहां पर हमने क्या देखा, कैप्सिड ओके, अंदर जो है था जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, स्पाइक प्रेजेंट थी इस तरह से जो अटैचमेंट में हेल्प करेगी, फर्दर कहाँ बैक्टीरिया में किसी भी सेल में, होस्ट के किसी भी सेल में जो हेल्प करेगी अटैचमेंट के लिए। तो वो कॉमन स्ट्रक्चर था वायरस का, जहां से हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं टीएमवी, देन बैक्टीरियोफेज, देन डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस। तो एक कॉमन चीज हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, कहीं ना कहीं कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस में सभी में मैच हो रहे हैं, चाहे वो प्लांट वायरसेस हैं चाहे वो एनिमल के वायरस हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट में और एनिमल में वायरस का वो सेम है, इसीलिए इन्हें कनेक्टिंग लिंक कहा जा रहा है। देख लेते हैं कनेक्टिंग लिंक के रीजन। कॉमन स्ट्रक्चर, फर्स्ट रीजन, जो प्रोटीन कोड है वायरसेस में, जैसे कि प्रोटीन कोड जो कैप्सिड आउटर जो कैप्सोमियर से मिलके बना है वो सिमिलर है। जेनेटिक मटेरियल दोनों में या तो डीएनए प्रेजेंट होगा ओके या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, ये भी सिमिलर है ओके एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में, इसलिए कनेक्टिंग लिंक शो कर रहे हैं। सिमिलर रिप्रोडक्शन पैटर्न शो कर रहे हैं, यानी दोनों जो प्लांट के वायरस है एनिमल के वायरस है दोनों तभी रिप्रोडक्टिव पैटर्न शो करेंगे जब वो होस्ट की मशीनरी पर पूरा अपटेक कर लेंगे, ठीक है, होस्ट में एंट्री ले लेंगे, अदरवाइज वो बाहर एज अ इनर्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक्ट करते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन एबिलिटी मींस जो वायरसेस है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स को भी एनिमल को भी, एंड ओवरलैपिंग करेक्टर शो कर रहे हैं। इंटरमीडिएट नेचर शो करता है ये, इंपॉर्टेंट ट्रेट एग्जिबिट करता है, जैसे कि जो एनिमल वायरस है ये डिजीज कॉज कर सकता है ह्यूमन में, जबकि जो प्लांट वायरस है वो अफेक्ट कर सकता है क्रॉप यील्ड को, जिससे कि जो क्रॉप यील्ड है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। नॉन सेलुलर फॉर्म यानी कि ए सेलुलर नेचर शो करता है, ये कहीं ना कहीं से डिस्टिंक्ट करता है दोनों किंगडम से, लेकिन फंक्शनली लिंक भी कर देता है पैरासिटिज्म से। ऑब्लिगेट जो पैरासाइट है ये हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते विदाउट द होस्ट और आउटसाइड द होस्ट। जेनेटिक सिमिलरिटी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जैसे कि कुछ वायरल जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं जो रिजेम्बलेंस शो करते हैं प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी, और यही जो रिजेम्बलेंस है ये एक ब्रिज प्रोवाइड करवाती है इवोल्यूशनरी गैप्स को फिल करने में। ओके तो ये थी हमारे पास वायरसेस कनेक्टिंग लिंक क्यों है, इसके कुछ रीजंस एंड इसकी समरी आप लोग देख लेंगे एंड इम्पोर्टेंस देख लेंगे कि ये इवोल्यूशन को स्टडी करने में हेल्प करता है हमें। बायोटेक्नोलॉजी
फील्ड में एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे जो सब्जेक्ट्स या फील्ड है उनमें ये हेल्प करता है। इसकी इंपॉर्टेंस भी है कि ये डिजीजेस को कंट्रोल करने में प्लस क्रॉप्स का जो इम्प्रूवमेंट है, क्रॉप्स की यील्ड को इम्प्रूवमेंट करने में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सब वायरस या वायरल सब्सटेंसेस। ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं। दीज आर वायरॉइड्स एंड प्रेऑन्स। तो पहले हम देखेंगे दैट इज वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो है ये भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं। स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शियस एजेंट हैं जिनकी डिस्कवरी की थी टीओ डैनियर ने 1971 में एंड डिस्कवरी भी इन्होंने ही की थी प्लस नेम भी इन्होंने ही दिया था। की फीचर्स हम सबसे पहले देख लेते हैं। ये वायरॉइड्स यूनिक हैं, ये भी इन्फेक्शियस एजेंट है वायरस की ही तरह, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा कि स्मॉल है एज कम्पेयर टू वायरसेस। जो इनका आरएनए है वो सर्कुलर होगा और इनमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वायरॉइड्स, दैट प्रोटीन कोड इज एब्सेंट। दिस प्रोटीन कोड जो इनमें क्या है, एब्सेंट होगा। की फीचर देख लेते हैं इन वायरॉइड्स का। जो नेमिंग है वो 1971 में टीओ डेनियर ने की थी। इन्हें स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट कहा गया है। वायरॉइड स्मॉलर है वायरसेस से। ये डिजीज कॉज करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज जैसे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज एंड सम अदर जो हम अभी देखेंगे। इन्हें इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, यानी जो इनका आरएनए है ये देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए, ये फ्री होगा। इनमें कोई भी प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है जिस तरह का हमने बैक्टीरियोफेज में देखा या हमने टीएमवी में देखा या हमने डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस में देखा। यहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं है और इसी वजह से जो इनका साइज है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू वायरसेस। लेकिन आरएनए प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं ये क्या है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। प्रोटीन कोड इसमें कंप्लीटली एब्सेंट होगा, इसलिए इसे वायरॉइड कहा जा रहा है। जो आरएनए है वायरॉइड का, इसका काफी लो मॉलिक्यूलर वेट होगा। इसकी प्रॉपर्टीज हैं सारी लो मॉलिक्यूलर वेट, फ्री आरएनए, आरएनए सर्कुलर, ओके, एंड प्रोटीन कोड इज एब्सेंट। डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज ये कॉज करता है। एक कंपैरिजन चार्ट अगर हम देखना चाहें वायरसेस और वायरॉइड्स में तो देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इनका एनकैप्सुलेटेड है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट है यानी कि वायरसेस में, जबकि वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड एब्सेंट होगा। साइज जो है वायरसेस का वेरी करेगा एज कम्पेयर टू वायरॉइड्स। रेप्लिकेशन जो वायरसेस में है ये होस्ट मशीनरी के थ्रू ही होगी, लेकिन यहाँ पर जो होस्ट सेल है वो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म शो करते हैं। नेचर यहाँ पर वायरॉइड्स का काफी ज्यादा सिंपल रहता है। इनकी डिस्कवरी जो की थी वो की थी टीओ डेनियर ने। नेक्स्ट वायरॉइड के कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं जो वायरॉइड्स कॉज करते हैं, दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ये देखिए पोटैटो की जो शेप है वो स्पिंडल शेप की हो गई है, देखिए इस तरह से ये स्पिंडल शेप में कन्वर्ट हो गए हैं, ये देखिए इस तरह से। एंड कॉल एक्सेसिव स्मॉल लीव स्टनिंग एंड रिड्यूस फ्लावरिंग टोमेटो बंची टॉप, यानी कि जो बंची टॉप में जो लीव्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएंगी और फ्लावरिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। स्टंट ग्रोथ यानी कंप्लीट ग्रोथ या कंप्लीट हाइट को अटेन, कंप्लीट ग्रोथ को अटेन नहीं कर पाएगा। सिट्रस एक्सकॉटिस, सिट्रस जो हमें सिट्रस यानी सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलेगा। एक्सकॉटिस में क्या होगा यहाँ पर कि बार्क की स्केलिंग, ये देखिए यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर में शो की गई है, बार्क स्केल्ड होना शुरू हो जाएगी। स्टेम पिटिंग और ट्री विगर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ जो ट्रीज है वो विगर है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि ये रेजिस्टेंट होते हैं हीट से, केमिकल से, एंजाइम से, ओके, एंड रेप्लिकेट वाया रोलिंग सर्कल, एक रोलिंग मैकेनिज्म ये शो करते हैं इनसाइड द होस्ट सेल। दे डू नॉट किसी भी प्रोटीन के लिए ये कोड नहीं करते क्योंकि इनमें प्रोटीन कोड कंप्लीटली एब्सेंट है। सर्कुलर शेप का है इनका आरएनए, हाईली बेस्ड पेयर्ड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वायरॉइड्स के बारे में। नेक्स्ट है हाउ वायरॉइड्स कॉज डिजीज इन प्लांट। वायरॉइड्स भी वाउंड्स के थ्रू ही एंटर करते हैं इनसाइड द प्लांट्स। वायरॉइड्स जो है अपने आरएनए को इनसाइड द होस्ट सेल क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और इसे रेप्लिकेट करेंगे। यूज करते हैं ये होस्ट सेल की एंजाइम को रेप्लिकेशन के लिए। इसी तरह से कि नए जो मॉलिक्यूल्स है वायरॉइड्स के वो सेल के अंदर, ये देखिए ये सर्कुलर आरएनए शो किया गया है, ये सर्कुलर आरएनए, ये जो है इनसाइड द होस्ट मशीनरी ये
बहुत सारी कॉपीज अपनी बना चुका है एंड फर्दर ये कॉज करेंगे डिजीज, वेरियस डिजीज लाइक जो अभी हमने स्टडी किया दैट इज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, टोमेटो बंची टॉप एंड सिट्रस स्कॉटिस लाइक डिजीजेस। सो आई होप कि यहाँ पर आपको वायरवाइड्स समझ आ गए होंगे, इनके इंपॉर्टेंट फीचर प्लस द साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किए हैं। नेक्स्ट वी आर, दिस इज अ कंपैरिजन टेबल ऑफ वायरवाइड्स एंड वायरसेस, तो ये आपने स्टडी कर लेना है। This is also a comparative table in between viruses and viroids. Now we are shifting toward the next subviral particle that is prions. ये भी एक infectious proteinaceous agent है। prions की जो नेमिंग है ये की है प्रिजनर ने एंड इसमें क्या है जेनेटिक मटेरियल, prions lack जेनेटिक मटेरियल, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोड जो है वो प्रेजेंट होगा। देखिए अभी हमने देखा वायरॉइड्स, वायरॉइड्स में हमने देखा कि जेनेटिक जो मटेरियल है वो प्रेजेंट था, ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन है वो एब्सेंट थी। एज कम्पेयर टू अगर हम प्रायॉन्स में देखें तो यहाँ पर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एब्सेंट, एंड जो प्रोटीन कोड है वो क्या होगा, प्रेजेंट, ठीक है। देखिए प्रायॉन्स लैक जेनेटिक मटेरियल एंड कंटेन ओनली प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज ये कॉज करता है। लेकिन डिजीज कॉज किस तरह से करता है, देखिए ये है डिजीज, वो हम अभी देखेंगे। डिजीज जो कॉज करता है प्रायॉन्स दैट इज मैड काउज डिजीज, स्कैबी डिजीज इन शीप, कुरु लाफिंग डेथ डिजीज इन ह्यूमन एंड सी जे डी दैट इज क्रूजफील्ड जैकब डिजीज। साइंटिस्ट के बारे में स्टेनली प्रूजनर जो साइंटिस्ट थे, एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने कॉइन की थी टर्म प्रायॉन्स एंड डिस्कवरी की थी प्रायॉन्स की, और ये बताया था कि ये जो है एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है बिना न्यूक्लिक एसिड की। इसी वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में अंडर 1997। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं प्रायॉन्स की डिस्कवरी से रिलेटेड, दैट इज कार्ल्टन गॉसेक। इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है 1976 में। इन्होंने कुरु डिजीज पर जो है स्टडी की थी, दैट इज लाफिंग डेथ डिजीज इन ह्यूमन। ये देखिए ये जो अभी हमने स्टडी किया दिस कुरु लाफिंग डेथ डिजीज इन ह्यूमन, इस पर जो इस डिजीज पर स्टडी करने के लिए गॉसेक को 1976 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो की फीचर्स है प्रायॉन के, ये डिजीज किस तरह से कॉज करता है। प्रायॉन्स इन्फेक्शियस है लेकिन इनमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, ना तो डीएनए ना ही आरएनए, सिर्फ इनमें प्रोटीन्स ही प्रेजेंट होंगी। ये स्मॉलर है, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है हीट से, रेडिएशन से, केमिकल से, ये डैमेज नहीं होते। ये जो डिजीज है ये कॉज किस तरह से कर रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं कि इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, नो जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ प्रोटीन ही प्रेजेंट है। तो प्रोटीन में ही एबनॉर्मल फोल्डिंग होने की वजह से ये होस्ट में जो है डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज किस तरह के कॉज करते हैं, न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स यानी ब्रेन से रिलेटिव डिसऑर्डर्स ह्यूमंस में भी प्लस एनिमल्स में भी ये कॉज कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल प्रोटीन का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर पीआरपीसी करके, ओके। इस प्रोटीन में, नॉर्मल प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे अगर इसमें प्रायॉन्स क्या है एंट्री ले ले, ओके। और ये प्रायॉन्स जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं बीटा शीट रिच, और ये स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे पास पीआरपी। अब यहाँ देखिए कॉन्फर्मेशनल चेंज आ चुका है, कॉन्फर्मेशनल चेंज का मतलब है कि स्ट्रक्चर में चेंज आ चुका है। इस तरह से ये था हमारे पास नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये है अल्फा हेलिक्स हमारे पास जो प्रोटीन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ये बीटा है, जो बीटा शीटेड प्लेट है वो बन चुकी है। अभी नॉर्मल जो प्रोटीन है इस इन सभी को ये बीटा शीटेड प्लेट में ही कन्वर्ट कर देंगी एंड इसी से क्या होगा, इस प्रोटीन की एक्यूमुलेशन होगी ब्रेन के टिश्यूज में, डिफरेंट टिश्यूज में, डिफरेंट इधर लाइनिंग्स में, और इसी से हमारे पास जनरेट होगा न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस। और ये डिजीजेस क्या क्या है, प्रायॉन डिजीजेस में डिजीज ये कॉज करते हैं जैसे कि बायोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, इसमें जो ब्रेन में है देखिए स्पॉन्जिफॉर्मेंस की ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है, और ब्रेन में क्या है न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट है, और अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट क्या है इम्पैक्ट करता है हमारे न्यूरल सिस्टम को। ये कुछ सिम्टम्स हैं, जो सिम्टम्स में चेंजेस आएंगे, बिहेवियरल चेंजेस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लीड्स टू इवन डेथ। नेक्स्ट स्कैबी डिजीज शिप्स में होता है या गॉट्स में होता है, ये भी क्या है नेचुरल इन्फेक्शन से ही कॉज होगा। इसमें सिम्टम्स है इचिंग, नर्वस डिसऑर्डर, वेट लॉस और इवेंचुअली लीड्स टू डेथ। कुरु डिजीज ये क्या है ह्यूमंस में देखने को मिलता है, कंजप्शन ऑफ इन्फेक्टेड ब्रेन टिश्यू, कैनाबलिज्म रिचुअल्स मानते हैं कि यहीं से शुरू हुआ था इस डिजीज की जर्नी से ही।
कैनिबलिस्टिक रिचुअल्स मीन्स कि जो वन ह्यूमन कैन एट द फ्लैश और द ऑर्गन्स ऑफ अनदर ह्यूमंस, ठीक है, दूसरे जो ह्यूमंस है उनके ऑर्गन्स का कंजप्शन करना कैनिबलिज्म। इसमें जो सिम्टम है वो है टर्मर्स, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, लाफिंग बिहेवियर, डिमेंशिया, ठीक है, लीडिंग टू डेथ ऑल्सो। क्रूजफिल्ड जैकब डिजीज, ये भी ह्यूमंस में ही देखने को मिलता है। ये हेरिडिटरी भी हो सकता है एंड कंटेमिनेट भी हो सकता है एज रिजल्ट ऑफ फूड और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, या जैसे कि हमने कुछ टच कर लिया हैंड वॉश, या जो हैंड वॉश नहीं किए हैं, प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, तो भी ये एंटर कर सकता है इनसाइड द बॉडी। इसके कुछ जो सिम्टम्स हैं वो है मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, बिहेवियरल चेंज, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन सब में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारे ब्रेन से ही जो है पूरी बॉडी के लिए किया जाता है, तो अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है तो कोऑर्डिनेशन तो लॉस होगा ही, एंड ऑल्सो लीड्स टू डेथ। तो ये कुछ डिजीजेस थे रिलेटेड टू क्रेयॉन्स। आई होप कि ये सभी क्लियर हो गए होंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट क्रेयॉन्स की जो आपने स्टडी करनी है, प्लस जो भी अभी तक मैंने स्लाइड्स आपको दिखाई हैं सभी से आपको नोट्स नोट डाउन कर लेने हैं। All of these things are important that are included in the lecture. Properties of prions are highly resistant to the heat radiation that is not inactivated by the methods that destroy nucleic acid. वेरी स्टेबल, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, इसको डिस्ट्रॉय करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस कर सकती है, कैपेबल टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड कॉज स्पॉन्जिफॉर्म चेंजेस इन ब्रेन दैट लीड्स टू द न्यूरल डिसऑर्डर्स। ओके, that is summary that it's an infectious protein without nucleic acid and cause neurodegenerative disease in animal and humans by changing in the normal structure of protein into the abnormal structure, and discovered by Geswick and Brusner. They both of them also got Nobel Prize in the different years. I hope it's all clear to you about the virus and viroids, then prions. आई होप कि ये तीनों टॉपिक्स आपको समझ आ चुके हैं और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। फर्दर हम शिफ्ट करेंगे लाइकन्स पर। अबाउट लाइकन्स, तो लाइकन्स है ये ड्यूल ऑर्गेनिज्म है। ड्यूल हाइपोथेसिस ऑफ लाइकन्स स्वीडन ने डिस्कवर की थी या दी थी हमें। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। जो एल्कल कंपोनेंट है इसमें इसे हम कहते हैं फाइकोबियोंट, एंड जो फंगल कंपोनेंट है इसे कहते हैं माइकोबियोंट। ड्यूल ऑर्गेनिज्म का मतलब है ये दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है, वन इज एल्गा एंड अनदर वन इज फंजाई। अभी हम बात कर रहे हैं कि एल्गा को कहेंगे हम फाइकोबायोंट एंड फंजाई को कहेंगे हम माइकोबायोंट। इनका जो एसोसिएशन देखने को मिलता है नेचर में वो है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तो लाइकन्स जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। एल्गा इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंजाई इज नोन एज माइकोबायोंट। ये वर्ड कहाँ से आए हैं देखिए, माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी कहते हैं, एंड द स्टडी ऑफ एल्गा इज नोन एज फाइकोलॉजी। तो वहीं से ये टर्म्स आई हैं, फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट। ये म्यूचुअल एसोसिएशन शो करते हैं दोनों एल्गा एंड फंजाई आपस में। देखिए नेचर में जो एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, सिर्फ बुक्स में पढ़ के आप नहीं समझ सकते कि लाइकन किस तरह के दिखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। थैलस एंड क्रस्ट लाइक टाइटली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। टाइप्स ऑफ लाइकन में से आप देख सकते हैं क्रस्टोस लाइकन जो कि सॉइल लेयर पे ग्रो करेंगे। क्रस्टोस लाइकन जो हमारे पास सॉइल लेयर पे ग्रो करते हैं, एग्जांपल है इसका ग्रेफिस। फोलियोस लाइकन जो है हमारे पास जो लीफी है, देखिए लीफी मार्जिन्स लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये है बहुत स्मॉल, ये प्रॉपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही स्मॉलर स्ट्रक्चर है, लेकिन लीफ लाइक मार्जिन शो कर रहा है। इसके एग्जांपल है हमारे पास पार्मिलिया। नेक्स्ट है फ्रूटिकोस लाइकन, ये ब्रांच्ड होगा, इरेक्ट होगा, देखिए इस तरह से ये इरेक्ट, इसमें जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है वो डेवलप होने स्टार्ट हो चुके हैं। ये है फ्रूटिकोस लाइकन। इसके एग्जांपल है हमारे पास अस्निया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है लाइकन्स के। अगर हम इंटरनली अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो लाइकन है वो एल्गा और फंजाई की दो लेयर से मिलके बना है, ठीक है। एल्गा और फंजाई का एसोसिएशन इसमें कंपैरेटिवली हमें देखने को मिलता है। ये देखिए कॉर्टेक्स जो हमारे पास लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि कौन बनाता है, ये बनाता है हमारे पास फंजाई अपर लेयर। और ये ग्रीन कलर के लेयर है हमारे पास एल्गल लेयर, फाइकोबायोंट लेयर। मेडुला ये लूज वुवन फंगल हाइफे है, यानी कि जो हाइफे हैं इन्होंने आपस में एक इंटरमीडिएट सा स्ट्रक्चर डेवलप किया है। लोअर कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स में भी हमारे पास फंगल का ही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। रूट नहीं है ये, लेकिन रूट के जैसे हाइफा के स्ट्रक्चर है जो फंगस से बने हैं। ये एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर फ्रॉम द
रूट्स ऑफ द हायर प्लांट और फ्रॉम द नियर बाय एनवायरमेंट, और प्रोवाइड करवाते हैं किससे, शेल्टर एल्गा के लिए। एल्गा इन रिटर्न इसे क्या प्रोवाइड करवा रहा है, एल्गा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके फूड प्रोवाइड करवा रहा है फंगस को, और फंगस इन रिटर्न इसे शेल्टर प्रोवाइड करवा रही है, एनकरेज प्रोवाइड करवा रही है। तो ये आपस में क्या है, एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा है, इसमें दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। कुछ की इफेक्ट्स हैं कि जो लाइकन्स है वो बहुत ही स्लोली ग्रो करते हैं, फ्यू मिलीमीटर पर ईयर। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी ये ग्रो कर सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा चाहे डिजर्टिक कंडीशन है, पोल्स पे जैसे कोल्डर कंडीशंस हैं, रॉक्स पर ये ग्रो कर सकते हैं, ट्री बार्क्स पर ये ग्रो कर सकते हैं। इन्हें पायनियर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, यानी पहले ऑर्गेनिज्म जहां से जो लैंड पर, बैरन लैंड पर जो एक स्टार्टिंग हुई ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म की, अगर हम प्लांट कैटेगरी में बात करें तो ये एक पायनियर ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आते हैं। बहुत ही रेजिस्टेंट है ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, यानी कि हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि अगर पोल्यूशन होगा तो ये वहां पर ग्रो नहीं कर सकते, वो कंडीशन इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रोन हो जाती है। इंपॉर्टेंट कार्बन रिक्वेजिस्टर, यानी ये कार्बन को काफी ज्यादा क्या करते हैं, प्योरीफाई कर देते हैं। ये अगर हम देखें कि एसोसिएशन कैसे बना फंगस और एल्गा के बीच का, फंगल स्पोर जर्मिनेट करते हैं लैंड के ऊपर, ठीक है, और अपने हाइफा को क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। एल्गा सेल कम इन कांटेक्ट विद द हाइफा एंड अटैचमेंट ऑन द टिप्स ऑफ हाइफा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, देखिए हाइफा फिर इनको सराउंड कर लेता है अपने साथ, एंड ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो अभी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन में पढ़ा, और ये ऐसा फिर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसी तरह से एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप ये शो करते हैं कि फंजाई जो है वो एक सबस्ट्रेटम, एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड करवाती है फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, फ्रॉम द सरफेस जहां ये ग्रो हुए हैं, एंड इन रिटर्न जो एल्गा है वो फोटोसिंथेसाइज करके फंगस को भी जो है वो फूड प्रोवाइड करवाता है। ये हमारे पास कुछ नेचुरल रियल इमेजेस हैं लाइकन्स की। ओके, फर्स्ट है हमारे पास ये पामिलिया फॉलियोस लाइकन भी कहते हैं, ये है हमारे पास ग्राफिस लाइकन, क्रस्ट लाइक लाइकन, ब्लैक फ्रूटिंग बॉडीज जिसमें देखने को मिल रही है। ये हमारे पास असनिया भी हमने स्टार्टिंग में भी देखा, इसमें इस तरह इरेक्ट स्टेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, और एंड ये है फ्रूटिकोस लाइकन जो हमने अभी असनिया एंड क्लेडोनिया में एग्जांपल्स देखे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, देखिए एल्गा फोटोसिंथेसिस फॉर्म करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, प्रोवाइड करवाता है फूड फंजाई को, जबकि माइक्रोबायोट यानी फंजाई क्या करती है, प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल, एंड एनकरेज करवाती है लाइकन को सबस्ट्रेटम से अटैच रहने में। तो लाइकन यहाँ पर हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। कुछ इम्पोर्टेंसेस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आती है हमारे पास लाइकन्स की, दैट फर्स्ट इज क्लेडोनिया रेजिफेरस स्पीशीज है ये लाइकन की। इससे रिंडर मॉस भी कहा जाता है क्योंकि रिंडर्स के द्वारा जो है खाई जाती है। रिंडर्स जो है एनिमल कैटेगरी के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे तो नहीं ये देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास, रशिया में, एंड मेनली स्कैंडिनेविया जो कंट्री है, स्कैंडिनेविया में, वहां पर ये देखने को मिलते हैं, कोल्डर रीजन्स में, कनाडा में भी। ओके, काफी सारी इनकी स्पीशीज हैं रेंडर्स की जो कि इस मॉस पे लाई करते हैं। पाल्टीजेरा जो ये भी स्पीशीज है लाइकन की, ये यूज किया जाता है अगेंस्ट हाइड्रोफोबिया, वो कंडीशंस जैसे कि जिनमें जो इंडिविजुअल है उन्हें डर लगता है पानी से, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए पेल्टीजेरा जो लाइकन है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लिटमस इंडिकेटर, ये ऑब्टेन किया जाता है लाइकन रोसेला स्पीशीज से। लिटमस इंडिकेटर आप क्लास 8 में एक चैप्टर, अगर आपको याद होगा, एक चैप्टर पढ़ते हैं एसिड बेस करके, वहां पर जो लिटमस पेपर हम यूज करते हैं, लिटमस पेपर, ओके, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस को चेक करने के लिए वो जो लिटमस पेपर है वो इससे लाइकन रोसेला से ऑब्टेन किया जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स के तौर पर भी ये यूज होती है, जो कि असली अभी जो हमने लाइकन देखा यहाँ से ऑब्टेन की जाती है। लिथेरिया एंड लेबोरिया ये जो है हार्मफुल लाइकन्स है, हार्मफुल लाइकन्स। लास्ट है हमारे पास जो लाइकन्स हैं, ये सेंसिटिव होते हैं पोल्यूशन के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड, इसलिए इन्हें इंडिकेटर्स भी माना जाता है, ओके, कि जहां पर पोल्यूशन होगा वहां पर ये कभी ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए क्या है, कभी कभी स्टेटमेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं कि लाइकन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ विच पोल्यूशन, तो सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन के लिए भी इन्हें इंडिकेटर माना जाता है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर इन विच वी हैव completed our biological classification chapter like वायरस, सब वायरल पार्टिकल्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं।
देखिए सब वायरल पार्टिकल्स क्यों? क्योंकि ये कुछ वायरस की ही जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लेकिन इनमें स्ट्रक्चरल जो डिफरेंसेस हैं वो पाए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास था वायरॉइड्स, प्रेऑन्स, एक और भी अगर हम बात करें वायरोसॉइड्स भी होते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसलिए हमने ये लेफ्ट आउट कर दिए हैं। एंड अनदर वन इज लाइकन। लाइकन में हमने देखा टाइप्स इसके, टाइप्स ऑफ लाइकन, ओके, एंड देन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, देन इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो ये थे हमारे पास आज के टॉपिक। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे एंड आप सभी ने इसके नोट्स बना लेने हैं साथ साथ ही वीडियो के, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको क्वेरी है रिगार्डिंग द लेक्चर और किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके जो डाउट को है वो क्लैरिटी प्रोवाइड करने में, और ये भी बताएं कि जो ये लेक्चर है ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।